जी चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं पिछले टॉपिक को थोड़ा सा देख लूं कि मैंने करवाया क्या था आप लोगों को। ठीक है, तो जो लोग जुड़ चुके हैं वो कमेंट कर सकते हैं। और कुछ बच्चों के आज कमेंट जो है नहीं आ पा रहे हैं मेरे तक, कुछ बच्चों के टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कमेंट मैं ले नहीं पा रहा। लेकिन कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम पिछला टॉपिक एक बार मैं देख लेता हूँ कि क्या करवाया था। हम तरीके से पढ़ेंगे, हमें कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, तो भाई हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था मुगलों का पतन, और मोहम्मद सारंगीला तक हम पहुंच गए थे। ठीक है जी, चलिए हम पढ़ रहे थे मुगलों का पतन, यूरोपियों का आगमन हम पढ़ चुके थे। मुगलों का पतन, मुगलों का पतन जिसमें हमने पढ़ा बहादुर शाह फर्स्ट, जहांदर शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह रंगीला। बहादुर शाह फर्स्ट 1707 से लेके 1712 तक, जहांदर शाह 1712 से लेके 1713 तक, फर्रुखसियर 1713 से लेके 1719, और मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से लेके 1748। उसके बाद हमें पढ़ने हैं आगे के जो मुगल बादशाह थे। ये सबको हम कर चुके हैं। ये 63 साल का था जब गद्दी पे बैठा, जहांदर शाह अयोग्य था, फर्रुखसियर ने शाही फरमान दिया। रंगीला के समय में तीन घटनाएं हुई, बंगाल अलग हुआ, अवध अलग हुआ, और करनाल का युद्ध हुआ। उसके बाद देखिए जी आप लोग, मोहम्मद शाह रंगीला के बाद अहमद शाह। अहमद शाह 1748 से लेके 1748 से लेके 1753 के बीच इसने राज किया। ये भी एक अयोग्य बादशाह था, इसके समय में भी कोई खास घटना हुई नहीं। अयोग्य बादशाह। उसके बाद अगला जो मुगल बादशाह बना वो बना आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय 1753 से लेके 1759 तक राज करेगा। इसके समय में क्या होता है ये देखिए जी आप लोग। इसके समय में बंगाल में नई गतिविधियां स्टार्ट हो जाती हैं। जो ये बंगाल था, अब बंगाल में नवाब बनने तो शुरू हो ही गए थे। जैसे नवाब बना था अली वर्दी खां, रंगीला के समय में ही बन गया था 1740 से लेके 56 तक। अब 1756 में अली वर्दी खान की डेथ हो जाती है, और उसके बाद उसका नाती यानी उसकी बेटी का लड़का गद्दी पर बैठता है, जिसका नाम होगा सिराजुद्दौला। नया नवाब सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला इतना कट्टर था कि अंग्रेजों के सारे टैक्स जो माफ थे इसने मांगने शुरू कर दिए। अंग्रेजों को दिक्कत हो गई।
भाई टैक्स तो नहीं देंगे। तब बंगाल में इस राजनीतिक माहौल में अंग्रेजों के और सिराजुद्दौला के बीच तनाव बढ़ गया। इधर ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है जी टैक्स तो नहीं देंगे हम, और फ्रांसीसियों के साथ भी भिड़ेंगे। तब जाकर के ईस्ट इंडिया कंपनी में था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव दिमाग लगाता है और सिराजुद्दौला के एक सेनापति मीर जाफर को अपनी तरफ कर लेता है। मीर जाफर को अपनी तरफ किया और तब सिराजुद्दौला के साथ युद्ध का ऐलान कर दिया। तब 1757 में बंगाल के अंदर प्लासी की लड़ाई होती है। प्लासी की लड़ाई हुई। इस लड़ाई में एक तरफ सिराजुद्दौला दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी से रॉबर्ट क्लाइव, और साथ दिया मीर जाफर ने। सिराजुद्दौला को पता नहीं था मेरा सैनिक धोखा दे देगा, तुरंत जो है मैदान में पलट गया बंदा। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। तब जब मीर जाफर ने धोखा दिया तो सिराजुद्दौला को भागना पड़ गया बीच मैदान से, और रास्ते में ही सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। प्लासी की लड़ाई अंग्रेज जीत गए। अब सोचिए 1718 में जो शाही फरमान दिया था अंग्रेजों को छूट मिली, उसी छूट की वजह से सिराजुद्दौला के साथ यहाँ पे ये पंगा हुआ। सिराजुद्दौला ने कहा टैक्स दो, उन्होंने कहा टैक्स तो नहीं देंगे जी, छूट मिली हुई है। सिराजुद्दौला ने कहा मैं नवाब हूं, मुझे टैक्स देना पड़ेगा। तब नवाब के ही सेनापति को अपनी तरफ करके नवाब को ही ठिकाने लगा दिया और बंगाल का नया नवाब बनाया मीर जाफर को। अब देखो जो प्लासी की लड़ाई है वो बड़ी खास है भाई। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1606 में आई थी। पहली बार लड़ाई की 1757। फाइनली 1757 से पहले कोई भी लड़ाई नहीं हुई थी। इसका मतलब ये लोग व्यापार ही कर रहे थे, बस आए भी व्यापार करने थे। 1606 में आए, पहली बार 1757 में लड़ाई की। इससे पहले तो व्यापार किया ना, और वो लड़ाई भी जीत गए। अब व्यापार से इनका मूड बदल नहीं जाएगा, राज करने की तरफ नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा जी। ठीक है, तब आवाज कम आ रही है क्या? जितनी आ रही है चला लो एक बार कम। पहली बार लड़ाई की वही जीत गए, तो क्या भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव नहीं है? ये बिल्कुल है जी। तो आलमगीर सेकंड के समय में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव डल गई थी प्लासी की लड़ाई में 1757 में। बात समझ में आ गई क्या? अब आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए और फिर मैं आगे चलता हूं जी। बताइए क्या किसी को तकलीफ है? बताइए जी। यह है आलमगीर सेकंड। कोई दिक्कत नहीं है जी सरोज जी, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। लेकिन बीच में नेटवर्क इश्यू लिखा आ रहा है, इसको थोड़ा सा देखें आप लोग। बताइए जी, कीजिए यहां तक नोट। मेरी आवाज कम आ रही है? बाकी लोगों को भी ऐसा लग रहा है? मुझे नहीं लग रहा है ऐसा, लेकिन बताइएगा। नोट करें और बताएं। हाँ भाई, ये लिखा हुआ है रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफर
सिराजुद्दौला का सेनापति था ये, ठीक है। डन। चलिए जी, आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए अगला मुगल बादशाह बनता है आलमगीर सेकंड के बाद, शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड, ये 1759 टू 1806 तक राज करेगा। शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड के समय में 1761 में अब्दाली का अटैक हो जाता है जी। अहमद शाह अब्दाली हमला कर देता है। अब उस समय के हालात ये थे, हिंदुस्तान में हर कोई चाहता था शक्ति प्रदर्शन। अब जिसको लग रहा था कि जो अब्दाली को हरा देगा भविष्य में मुगलों के बाद, क्योंकि मुगलों के तो हालात कमजोर हैं, दिल्ली उन्हीं की, तब मराठाओं ने सोचा हम लेंगे ये पंगा। उस समय मराठा पेशवा थे बालाजी बाजी राव। बालाजी बाजी राव ने अपने एक सेनापति को भेजा जिसका नाम है सदाशिव राव। किसको भेजा? सदाशिव राव को भेजा, और अब्दाली के साथ जाकर के ये भिड़ गया। तब 1761 में हुई पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। पानीपत की तीसरी लड़ाई, एक तरफ अब्दाली दूसरी तरफ सदाशिव राव। इस लड़ाई में मराठा हार गए। तो ये लड़ाई भी किसके समय में हुई थी? शाह आलम सेकंड के समय में हुई थी। इस लड़ाई में मराठाओं की बुरे तरीके से हार हुई। इसके अलावा इसी के समय में बंगाल में भी स्थिति बदल जाती है। बंगाल में होता है जैसे ये है बंगाल, ये है अवध, और ऊपर है दिल्ली। दिल्ली में कौन है? शाह आलम सेकंड। उस समय देखो बंगाल का ये नवाब बना था ना मीर जाफर। अब मीर जाफर ज्यादा दिन तक नहीं टिका था, मीर जाफर के साथ भी राजनीति की गई। इसको 1757 से लेके 60 तक ही रखा गया। 1760 में इसी का दामाद मीर कासिम को गद्दी मिली। बंगाल के नवाब अब अंग्रेज चेंज कर रहे हैं बार बार। 1760 से लेके 63 तक रहा मीर कासिम। मीर कासिम को भी लगा जब देशभक्ति की भावना जगी, तब ये जो भाऊ है ये सदाशिव राव को कहा जाता है, सदाशिव राव भाऊ, ठीक है। 1763 में मीर कासिम की भी छुट्टी कर दी। तब मीर कासिम यहां से भागता हुआ गया था अवध के नवाब सुजाउद्दौला के पास। सुजाउद्दौला के पास गया। सुजाउद्दौला ने भी कहा ठीक है भाई, अंग्रेजों के साथ हम भी युद्ध करेंगे, क्योंकि जो बंगाल में हो गया वो अवध में भी हो सकता है। दोनों मिलकर के गए दिल्ली के बादशाह के पास। तब तीनों लोग एक साथ हो गए, बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुगल बादशाह, यानी कि सुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब है, मीर कासिम जो कि पहले बंगाल का नवाब था, और शाह आलम सेकंड।
अच्छा, जो मीर कासिम है, मीर कासिम के बाद दोबारा मीर जाफर को ये नवाब बना दिया गया था। तीनों के तीन एक साथ भिड़ गए ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, और अब की बार कंपनी की तरफ से लड़ रहा है हेक्टर मुनरो। 1764 में इन सब के बीच जो हुआ वो कहलाया बक्सर का युद्ध, बक्सर की लड़ाई। 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई। एक तरफ तीन तीन शक्तियां, अवध, बंगाल और दिल्ली, दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी, तीनों को निपटाया। ये लड़ाई भी कौन जीत गई? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो शाह आलम सेकंड के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी पॉपुलर हो गई, तीनों को हराया। उसके बाद जाकर के, एक बार यहां तक नोट कीजिए आप लोग, फिर आगे चलते हैं। सारे नोट कीजिएगा, जितने लोग भी क्लास में हैं। वेरी गुड अंशुल, बाकी लोग भी कर रहे हैं। बाकी लोग भी कीजिए, फटाफट बताइए, समझ में आ गई बातें? मेरी आवाज कम आ रही है? अब क्या बताऊं मैं? मेरे हिसाब से तो, एक मिनट रुकिएगा, माइक तो ऑन है ना? अब बताइएगा, अब ठीक है? हाँ जी। जितने भी माइक है ना इसके अंदर मैंने सारे ऑन कर दिए। क्या अब मेरी आवाज आ रही है? चलिए जी। उसके बाद देखिए, शाह आलम द्वितीय के बाद अगले मुगल बादशाह अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय 1806 से लेके 1837 के बीच अकबर द्वितीय का शासन रहेगा। इनके समय में राजा राम मोहन राय ने
इनके समय में राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। और 1829 में सती प्रथा का अंत करवाया। ये दोनों काम राजा राम मोहन राय ने किए थे इनके समय में। और राजा राम मोहन राय की हेल्प की थी एक अंग्रेज ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। तो ये दोनों काम अकबर द्वितीय के समय में हुए थे। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय द्वारा ही दी गई थी। अकबर सेकंड ने दी थी इसको राजा की उपाधि। यहां तक कीजिए, फिर आगे चलते हैं। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। कीजिएगा इसको फटाफट। उसके बाद देखिए जी, कर लिया क्या? बताओ फटाफट। नेटवर्क इशू। क्या क्लास चल रही है? बताएं। क्या ये क्लास, जी दीपक नमस्ते, चल रही है मतलब? चले आगे देखिए जी। आगे देखिए, उसके बाद आखिरी मुगल बादशाह बनता है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर 1837 से लेके 1857 के बीच। 1837 से लेके 1857 के बीच बहादुर शाह जफर मुगल बादशाह बने रहे थे। इसके समय में ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ ऐलान करती है। जैसे मुगलों की कुछ परंपराएं थी, मुगल दरबार लगता था, मुगल राजा को बादशाह कहते थे, मुगलों के कॉइन्स चलते थे, सिक्के चलते थे इनके। मुगलों में जो है इसके अलावा एक परंपरा थी खिल्लत देना।
खिल्लत देना। अगर मुगल बादशाह किसी को गिफ्ट दे रहा है तो वो कहलाएगा खिल्लत। एक परंपरा थी नजराना लेना। नजराना लेना, खिल्लत देना व नजराना लेना। अब देखो जी, नजराना लेना मतलब गिफ्ट लेना। अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी, अब देखो इतनी भारी हो चुकी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्पायर इतना ज्यादा फैल चुका था अब तो धीरे धीरे, कि मुगलों को दरबार लगाना बैन कर दिया। अब आप बादशाह भी नहीं हो, अब आपके सिक्के भी नहीं चलेंगे, वैलिड थे सिक्के अब नहीं है, खिलत नहीं दोगे, अब आप गिफ्ट नहीं लोगे किसी से भी। और अब लाल किला भी छोड़ना होगा, ऐसे आदेश आखिरी मुगल बादशाह को दिए और इसी को कहा गया आखिरी मुगल बादशाह। अब बादशाह जी हो गए परेशान, क्या बादशाह के साथ जो व्यवहार किया वो सही है? नहीं जी, ठीक है। तो ये बहादुर शाह जफर के साथ किया था, इसको एक बार नोट कर लो, हालांकि कर चुके होंगे आप, इसके आगे का तो हमने पढ़ ही रखा है ना। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है तो? बाबर का रियल नेम था जहीरुद्दीन बाबर। अब मुझे ये बता दो, आप लोग इसके आगे का तो पढ़ चुके हैं, है ना। जैसे मैं आप लोगों की बात करूं, मॉडर्न हम लोगों ने कर लिया, ठीक है, हम लोगों ने एंशियंट भी कर लिया, और हम लोग मेडिवल में भी वहां तक पहुंच गए जहां से हमने मॉडर्न शुरू किया था, ठीक है। हाँ जी, क्लास तो होगी अब, लेकिन हमारा जो कुछ टॉपिक कॉमन थे वो हो चुके हैं। अब मुझे आगे क्या करना होगा, हाँ जी अंशुल बताइए कौन कौन से चैप्टर रहते हैं। अंशुल जी आप चैप्टर बताइए एक बार, कौन कौन से रहते हैं, मैं नोट कर लूं। अंशुल बताएंगे चैप्टर कौन कौन से रहते हैं। एंशियंट की शुरुआत के रहते होंगे ना, सिंधु सभ्यता से लेके, नहीं जी ऐसा नहीं है, एंशियंट मैंने करवाई है। चलिए फिर देखिए आगे। अब देखो ये मैंने आप लोगों को जो करवाया ये तो था मुगलों का पतन, यानी कि 1707 से लेके 1857 के बीच मुगल कैसे रहे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो राज करना शुरू किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के रहे थे गवर्नर, तो गवर्नर या गवर्नर जनरल के बारे में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए क्या होता है जी। सबसे पहले टॉपिक का नाम गवर्नर व गवर्नर जनरल, यहां से क्वेश्चन आता है जी पेपर में, देखिएगा। सबसे पहले आप लोगों को कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी, जैसे 1757 में एक पद स्टार्ट हुआ था, फिर यही पद 1773 में चेंज कर दिया गया, 1833 में चेंज कर दिया गया, 1858 में चेंज कर दिया गया, और 1947 में भी चेंज कर दिया गया। क्या नाम है इस पद का? देखिए 1757 में एक पद स्टार्ट किया गया था, बंगाल का गवर्नर।
बंगाल का गवर्नर। सर जी वैदिक साहित्य अपने अलग से कहा था एक साथ कराऊंगा। हाँ वैदिक साहित्य इसके बाद करवा देंगे। ये कर लेते हैं गवर्नर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैदिक साहित्य करवा दूंगा पक्का, अगली क्लास ले लेंगे। ठीक है। 1773 में इसी पद का नाम हो गया बंगाल का गवर्नर जनरल। 1833 में इस पद को कहा गया भारत का गवर्नर जनरल। 1858 में इस पद को कहा गया भारत का वायसराय। 1947 में इस पद को कहा गया स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल। मतलब कि ये पद इतनी बार चेंज हुआ। देखिए जी, शुरू में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को संभाला तो बंगाल का गवर्नर, उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल 1773 के बाद, उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल, उसके बाद भारत का वायसराय और उसके बाद स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल। देखिए जी, बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर सबसे पहले बनाया गया था रॉबर्ट क्लाइव को। मैं आपको आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन भी बताऊंगा कितने बनेंगे इनमें से। रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया। उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था वारेन हेस्टिंग को। भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था विलियम बेंटिक को। भारत का वायसराय बनाया गया था लॉर्ड कैनिंग को। और स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था माउंटबेटन को। माउंटबेटन को। एक बार आप लोग ये कंसेप्ट नोट कर लीजिए। नहीं अंशुल, वेद रहते हैं, वेद करवाऊंगा। हाँ वो तो वैदिक लिटरेचर में आ गए ना। बताएं यहां तक। नहीं अंशुल, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। यूट्यूब पे चलेगा ये सब तो। बताइए जी पुरुषोत्तम, बाकी लोग नोट करें, उसके बाद आगे चलते हैं फिर। मतलब ये क्वेश्चन कंफ्यूज करते ही हैं। पद का नाम हो गया ना बंगाल का गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल, भारत का वायसराय, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल, है ना। देखो पुरुषोत्तम, अगर कोई स्पेशल एग्जाम दोगे बड़ा एचएस लेवल तो पढ़ सकती है आवश्यकता, एचएसएससी के लिए नहीं। और ये सब जो अदर जो टॉपिक होते हैं ना भाई, विजय शर्मा हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे करवाऊंगा मैं।
पहले मेरे पास स्टूडियो नहीं था, अब मैंने स्टूडियो लगा लिया है, तो चिंता की बात नहीं है। ठीक है, बताएं। सही है सब कुछ? चलिए जी, अब देखिए इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन बनेंगे। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए। होमवर्क दे रहा हूं, अगली क्लास में आप लोग खुद अपने हिसाब से लिखेंगे, जवाब बताएंगे। देखिए जी, जैसे क्वेश्चन बना, बंगाल का पहला गवर्नर। क्वेश्चन बना, बंगाल का आखिरी गवर्नर। एक क्वेश्चन बना, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। एक क्वेश्चन बना, बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल। एक क्वेश्चन बना, भारत का पहला गवर्नर जनरल। एक क्वेश्चन बना, भारत का आखिरी गवर्नर जनरल। एक क्वेश्चन बना, भारत का पहला वायसराय। एक क्वेश्चन बना, भारत का आखिरी वायसराय। आप लोग एक बार ये वाले क्वेश्चन नोट करो, चलो मैं आगे भी लिखे देता हूं इसी में सामने ही। ठीक है, देखिए जी, एक क्वेश्चन बना, स्वतंत्र भारत का, सारे लिख लो ये क्वेश्चन, पहला गवर्नर जनरल, ये ग और जय, गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का आखिरी गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत का आखिरी ब्रिटिश गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, पहला भारतीय गवर्नर जनरल, सॉरी, पहला भारतीय गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत का आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल। थैंक यू पुरुषोत्तम, आप भी पढ़ाते हैं क्या? बहुत अच्छी बात है अंशुल जी, वेरी नाइस।
आप जैसे और हैं काफ़ी। मुझे मैं गलत पढ़ गया था आपका कमेंट ये। थैंक यू भाई। तो अगली क्लास में मैं आप लोगों को करवाऊंगा, क्या करवाऊंगा, वैदिक लिटरेचर। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप अंशुल जी, बहुत बढ़िया। तो बताइए, आगे बात समझ में? ये सारे क्वेश्चन लिख लो पहले तो, इन सब के नाम लिख लो। थैंक यू भाई पुरुषोत्तम, थैंक यू। जी बिल्कुल, दिल से धन्यवाद अंशुल। आज 8 बजे मेरे यूट्यूब पे लाइव क्लास होगी भाई, ठीक है? जरूर जुड़िएगा, जरूर आइएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज हम इतना ही करेंगे, अगली क्लास में मिलेंगे हम वैदिक लिटरेचर के साथ, ठीक है? जी बिल्कुल बिल्कुल जी अंशुल जी, बिल्कुल।